कैसे हो बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से चैनल सोहेल एकेडमी में, जहां बच्चे रट कर नहीं समझ कर पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा लेक्चर मिलेगा। लेक्चर्स के बीच में हम क्वेश्चंस कराते हैं और उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जिसे मैं आकर के सॉल्व कराता हूं, पूरा का पूरा डेली प्रैक्टिस पेपर। और आपको फुल रेंज क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिससे आप एक बार में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। इतनी सारी चीजें मिलेंगी, तुरंत जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, हम उसे मैटर बोलते हैं। जो हवा हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं, जो खाना हम खाते हैं और जो पानी हम पीते हैं, वो सारी चीजें जो आपके आसपास है वो सब मैटर कहलाती हैं। और हमने देखा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। मतलब मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अब इन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ध्यान से समझ लो। पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इसको डिफाइन करती हैं, पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करता है, पार्टिकल किससे बने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि पार्टिकल का साइज क्या होता है। तो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हें देखना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं डिफाइन करूं कि वो कितने छोटे होंगे, तो करीब हम उसे नैनोमीटर में मेजर करते हैं। पार्टिकल का जो साइज होता है वो नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नैनोमीटर मतलब होता है 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर। एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट अगर आप करोगे, लगभग तो इतने छोटे होते हैं। मतलब एक मीटर के आपको 1 बिलियंथ क्या करने हैं, पार्ट करने हैं। तो आप हेडिंग डाल लो, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है साइज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, हमारी किताबों में लिखा है कि पार्टिकल का जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना छोटा होता है। फिर भी अगर हम डिफाइन करें तो कैसे कहेंगे कि 1 मीटर का अगर आप 1 बिलियंथ पार्ट कर दो, तो करीब ये नंबर आता है, जिसे हम नैनोमीटर कहते हैं, 10⁻⁹। तो इतने छोटे होते हैं पार्टिकल, करीब 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर। 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर। एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट करोगे तब। अच्छा, तो पार्टिकल का जो साइज है करीब वो इतना होता है, उसका रेंज होता है कुछ। ठीक है, 0.2 नैनोमीटर से लेकर के 0.5 नैनोमीटर तक कुछ मॉलिक्यूल्स अगर बन जाते हैं, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो मॉलिक्यूल का डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। बाकी साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इमेजिनेशन भी इसकी नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोप की मदद से हमें इसे देखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसे हम देख पाते हैं। तो पहला तो हो गया आपका साइज। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सेकंड जो है आपका वो है मास बोल दो। अगर मास भी उसकी एक प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं उनका कुछ मास होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव मास। मास एंड वेट। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कुछ मास होता है। मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर। मैंने डेली प्रैक्टिस पेपर 1 में आपको समझाया भी कि मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर, जितना उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर है उसे हम मास कहते हैं। लेकिन किसी एटम का मास कैसे निकालते हैं, तो उसके प्रोटॉन्स, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं प्लस उसके अंदर जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं
इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक एटम का मास निकल करके आता है। ठीक है, तो इनका मास होता है। थर्ड अगर हम कहें तो जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह को घेरता है। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होता है, वो जगह को ऑक्यूपाई करता है। ये तो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी थी बच्चों। जो हमें ज्यादा ध्यान दे करके पढ़ना है वो होता है कि जो पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है। इसे समझने के लिए आप क्या करें, अगर हम एक ग्लास के अंदर पानी लें, ठीक है, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल डाल दें या फिर फूड कलर डाल दें, तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे वो पार्टिकल उस पानी के अंदर क्या होने लग जाएंगे, फैलने लग जाएंगे। आप देखोगे वो कलर जो है वो उसके अंदर धीरे धीरे फैलने लग जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हो पानी के अंदर कलर फैल रहा है। तो कलर अगर फैल रहा है तो इसका मतलब जगह भी तो होगी ना। कोई चीज अगर फैल रही है, कोई चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पानी के अंदर जो कलर है वो फैल रहा है, तो अंदर खाली जगह भी तो होगी, तभी तो वो फैल रहा है। अगर अंदर खाली जगह नहीं होती तो वो जो क्या कहते हैं कलर है वो उसके अंदर फैलता कैसे। पहला तो ये हो गया कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट और उसके क्रिस्टल आप डालो तो धीरे धीरे सारा क्या हो जाएगा, पानी में कलर फैल जाएगा। क्लियर। दूसरी बात अगर हम देखें, जो गैसेस होती हैं, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अगर किसी चीज को हम दबा जब ही सकते हैं जब उसके बीच में खाली जगह हो, है ना। तो किसी चीज को अगर हम कंप्रेस कर पाते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ खाली जगह होती है। तो दूसरा ये भी एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल अगर आपको समझना है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, तो एक एक्टिविटी हमने करके दिखाई है। उसमें क्या किया हमने, एक ग्लास के अंदर थोड़ा पानी ले लिया और उसके अंदर कुछ एक चम्मच हमने 50 ग्राम, एक चम्मच हमने क्या कर दिया, उसके अंदर चीनी को घोल दिया या नमक को घोल दिया। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो पानी का लेवल था वो बढ़ा नहीं। पानी का लेवल नहीं बढ़ा तो वो जो सॉल्ट के क्रिस्टल थे, सॉल्ट के जो पार्टिकल थे वो कहां चले गए। सॉल्ट के जो पार्टिकल थे, सिंपल सी डेफिनेशन है, सॉल्ट के जो पार्टिकल थे वो क्या होगा, जो इस खाली स्पेस था, जो खाली जगह थी, किसके बीच में जो खाली जगह थी, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह थी, वो जो नमक के पार्टिकल थे उन खाली जगह पर चले गए। इस वजह से जो पार्टिकल का वो पानी का जो लेवल है वो बढ़ा नहीं। कैसे हो बच्चों, आज हम समझेंगे कि मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। बच्चों हमने एक गिलास में क्या लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है। इसमें जो पानी का लेवल है उसे हम मार्क कर लेंगे। बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक चम्मच नमक को घोलेंगे। बच्चों नमक को घोलने के बाद हमने दो चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व करी। पहली कि नमक के जो क्रिस्टल थे वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए। इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने ये करी कि वाटर का जो लेवल है वो बढ़ा नहीं। तो जो नमक हमने इसमें घोला वो कहाँ गया बच्चों, वो जो नमक हमने घोला उसके पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए और वाटर के पार्टिकल के बीच में जो खाली स्पेस था वहां पर चले गए। सिंपल। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तीन एक्सपेरिमेंट से, तीन एक्टिविटी से हम लोगों ने समझ लिया कि पार्टिकल के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, खाली स्पेस होता है। सिंपल। फिफ्थ बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। वैसे स्टेट ऑफ मैटर हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पार्टिकल ऑफ मैटर भी होते हैं, अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। जैसे वाटर को अगर हम ले लें बच्चों, तो वाटर अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग तरीके के स्टेट में होता है। जैसे 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड स्टेट में भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर आइस की स्टेट में, मतलब सॉलिड के स्टेट में भी होता है। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो वेपर में एग्जिस्ट करता है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर एग्जिस्ट
in different states at different pressure and temperature. Different temperature and pressure. अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट में होते हैं। बच्चों ऐसा होता कैसे, जरा इसको ध्यान से समझना। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे आइस ले लिया हमने, अब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने पर आइस के पार्टिकल का मोशन बढ़ जाता है। आइस के पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाती है। जितनी ज्यादा एनर्जी आएगी, अभी हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल हमेशा मोशन करते होते हैं, तो पार्टिकल क्या, जैसी एनर्जी मिलती है वो और ज्यादा मोशन करने लगते हैं। जब वो और ज्यादा मोशन करने लगते हैं तो दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है, जो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर पड़ते पड़ते क्या हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि पार्टिकल एक दूसरे को स्लाइड कर जाते हैं, एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से स्लाइड कर जाते हैं, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ऐसे ही और ज्यादा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल और दूर चले जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पार्टिकल बहुत पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो हम बोलेंगे वो सॉलिड स्टेट में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हीट करोगे तो पार्टिकल मोशन करेंगे, मोशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे इनके बीच में, और एक दूसरे पे स्लाइड करने लग जाएंगे। स्लाइड करने लग जाएंगे इसका मतलब वो फ्लूइड बन गए, मतलब क्या, वो लिक्विड बन गए, है ना। और ज्यादा अगर हीट करोगे, और ज्यादा 100 डिग्री तक सेल्सियस तक ले जाओगे टेम्परेचर, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जो फोर्स होगा वो उसका टूट जाएगा, और फोर्स बहुत ज्यादा, वो पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर चले जाएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर पर जो वाटर है या कोई भी जो मैटर है, वो अलग अलग क्या करता है, स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिक्स्थ पर आते हैं बच्चों। सिक्स्थ पर आते हैं और समझते हैं कि जो पार्टिकल है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली हिल रहे होते हैं। ठीक है, और हिलते वक्त वो मोशन करते हैं। मोशन करना मतलब वो आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, है ना, रेंडमली मोशन कर रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी जाकर के वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा भी जाता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा जाता है, या जिस कंटेनर के अंदर, जिस आपने कंटेनर के अंदर उसे रखा है, जैसे सिलेंडर के अंदर हमने गैसेस को रखा है, तो गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा मोशन करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे स्टेट बढ़ेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैस जाएगा, वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और मोशन भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, वो जाकर के एक दूसरे से टकराते रहते हैं या कंटेनर से टकराते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझने का एक तरीका ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर पानी के अंदर मैं क्रिस्टल डालता हूं, है ना, क्रिस्टल डालता हूं, तो वो अपने आप ही तो फैल रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। हमने पानी के अंदर क्या करा, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल या इंक की कुछ बूंदे डाल दी, अब वो पूरे में अपने आप फैलने लग गया, अपने आप फैलने लग गया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना। पार्टिकल है वो रुके नहीं है, वो एट रेस्ट नहीं है। पार्टिकल किसी भी चीज के, ऐसा नहीं सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल जो है, सॉलिड के पार्टिकल वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक होते हैं, आसपास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको ज्यादा जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सिंपल। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो उनको मोशन करने का ज्यादा जगह मिलता है, वो ज्यादा मोशन करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे गैसेस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है, तो वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो सभी मूव करते हैं। तो उस एग्जाम्पल से हमने समझा कि अगर हम पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट या कलर की कुछ बूंदे डाल दें, तो आप क्या देखोगे कि कलर अपने आप ही स्प्रेड होने लगेगा। ठीक है, डिफ्यूजन कहते हैं, अगली क्लास में समझेंगे। तो अपने आप ही वो उसमें फैलने लगेगा। अगर वो अपने आप उसमें फैलने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल मोशन करते हैं। अगर हमने क्या करा, एक रूम के कॉर्नर में एक परफ्यूम स्प्रे किया, तो परफ्यूम स्प्रे किया तो क्या हो जाएगा, परफ्यूम पूरे में अपने आप ही क्या हो जाता है, रूम में फैल जाता है। फैल जाता है, नहीं फैल जाता, तो कैसे फैल गया, अगर वो अपने आप मोशन नहीं कर रहा, अगर वो गति नहीं कर रहा, मोशन नहीं कर रहा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, तो फिर वो कैसे फैल गया। ऐसे ही अगर इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती होती है, अगर अगरबत्ती को एक कॉर्नर में हम जला दे, तो उसकी जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। वो कैसे फैल जाती है, क्योंकि मोशन करते हैं पार्टिकल जो है मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल, अब आप बोलोगे कोई ठोस चीज है, जैसे कि ये टेबल है, तो टेबल के ये तो मूव नहीं कर रहा, मोशन नहीं कर रहा, तो मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, मोशन वहां भी हो रहा है लेकिन बहुत कम, बस वो अपनी जगह पर हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे हैं।
ठीक है, लिक्विड में ज्यादा होता है तो लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और गैसेज भी फ्लो कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग पार्टिकल ऑफ मैटर आर continuously moving, they possess kinetic energy. Kinetic energy means energy due to motion. They also possess potential energy. उनके पास potential energy भी होता है, stored energy, potential energy due to their position and interaction with other particles. अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, और जैसे आप हीट करोगे तो पार्टिकल और ज्यादा मोशन करने लगते हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होती है। हीट कुछ नहीं है बच्चों, हीट जो है वो एनर्जी ड्यू टू मोशन ही है। जितनी ज्यादा किसी चीज को हीट करोगे उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब उसके जो पार्टिकल हैं वो उतनी तेजी से मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा वो तेजी से मोशन करेंगे। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल का, वो क्या है कि पार्टिकल, लिख लो, छाप लो, पार्टिकल का जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब कि अगर जो सॉलिड है, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, तो ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। वरना क्या होता, हल्के से फोर्स पर भी मैं इसको अलग कर पाता। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है, जैसे सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, इसको हम कम फोर्स से अलग नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं अपने हाथों से। अगर पानी है तो आप क्या कर सकते हो, हाथ से उनके बीच के फोर्स को तोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन करेंगे कि एक डाइवर जो होता है स्विमिंग पूल पे कूदता है, स्विमिंग पूल के अंदर कूदता है और पानी को काटता हुआ अंदर की तरफ चले जाता है, तो आप यहाँ से आपको कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल रहा है, पार्टिकल की कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल रहा है। तो दो प्रॉपर्टी पता चलती है। एक तो पहला कि जो मॉलिक्यूल है वाटर के, उनके बीच में खाली स्पेस है, खाली जगह है। अगर जगह नहीं होती तो उनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, खाली स्पेस है। और दूसरा, मॉलिक्यूल जो है वाटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, कम होता है। हवा में अब हम अपने हाथ को आसानी से हिला पाते हैं क्योंकि हवा के जो पार्टिकल एक तो बहुत दूर है, खाली जगह बहुत ज्यादा है, और दूसरी जो बात है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आराम से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हम अपना हाथ लकड़ी के अंदर या फिर दीवार के अंदर नहीं मूव कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनका डेंसिटी, घनत्व, मतलब उसके पार्टिकल जो बहुत क्लोज पैक होते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए हम आसानी से अपने हाथ को दीवार में नहीं मूव कर सकते। लेकिन हम पानी के अंदर अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। कुछ डिफिकल्टी होती है, लेकिन हवा में तो बिल्कुल फ्रीली कर पाते हैं क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। सिंपल। तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब मैंने कहा पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बच्चों, वो कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहला जो कारण होता है बच्चों कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, हर दो चीजों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। दो मास है अगर, तो एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही करता है, थोड़ा वीक फोर्स होता है।
ठीक है। फिर एक और फोर्स होता है जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वो पार्टिकल के या एटम के न्यूक्लियस के बीच में होता है, तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, ठीक है। और दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है। दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है। तो इन कारणों से पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। सॉलिड को हम आसानी से क्या नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते हैं, उसको उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा मजबूती से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। सिंपल बच्चों। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल को और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है आपका वो है गिव रीजन a diver is able a diver is able to cut through the water in a swimming pool। बच्चों कह रहे हैं कारण बताओ कि एक जो डाइवर होता है जब वो पानी में कूदता है तो वो पानी को काटता हुआ उसके अंदर चले जाता है, जबकि सॉलिड में ऐसा करना मुश्किल है ना, सॉलिड सरफेस में मूव करना मुश्किल है, लेकिन पानी में वो आसानी से चले जाता है। तो इसके पीछे का कारण बताना है आपको कि इसके पीछे का कारण क्या होगा। चलो, तो अगर इसके पीछे का कारण बताएं तो लिखेंगे बिकॉज, पहला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, पार्टिकल यहाँ पर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, आसानी से हम उसे तोड़ सकते हैं। दूसरा दूसरा जो कारण है वो ये है कि देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जो कि यहाँ पर H2O है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मैंने बताया था जब अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है। ध्यान से देख लो, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और दूसरी बात कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसी कारण से हम क्या कर पाते हैं, इसी कारण से हम उसके अंदर, वो जो डाइवर है वो आसानी से उसको काटता हुआ उसके अंदर चला जाता है। चलिए दूसरा सवाल है बच्चों, व्हेन 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजॉल्व इन वाटर, देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, what characteristic is of matter, what characteristic of matter is illustrated by this। इस एक्टिविटी से आपको मैटर के कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है। हमने 50 ग्राम नमक को 100 ml पानी के अंदर घोला तो वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमने ग्लास में क्या लिया, 50 ml वाटर, सॉरी 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया। तो हमने क्या देखा, जब इसमें हमने एक चम्मच क्या घोला, इसके अंदर हमने नमक को घोला, $50 ग्राम सॉल्ट। तो घोलने के बाद
घोलने के बाद जो वाटर का लेवल है वो नहीं बढ़ा, जितना लेवल था उतना ही लेवल रहा। तो इससे आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है? तो हमने जब नमक को घोला तो वो नमक कहाँ गया? अगर नमक क्या कहते हैं, अगर नमक घोलने पर इसका लेवल जो है वो बढ़ा क्यों नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल से बच्चों, इसका आंसर है कौन से कैरेक्टरिस्टिक? देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी, चाहे यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इसके बीच में, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में खाली जगह थी, जो हमने नमक घोला वो उन खाली जगह में चली गई, और इसलिए देखो यहाँ पर खाली जगह है, तो हमने जो नमक इसके अंदर घोला वो इन खाली जगहों पर चली गई, और इसका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि पहले से खाली जगह थी। अगर खाली जगह नहीं होती, मान लो कि ये पूरा फिल है, वैसे हमें दिखाई तो ऐसा देता है, जब वाटर हम देखते हैं तो भाई वो पूरा फुल लगता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर खाली जगह होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और वो जो सॉल्ट पार्टिकल हम घोल रहे हैं वो इसके अंदर क्या हो गया? सेटल हो गया, जो खाली जगह थी उसके अंदर चला गया, इसलिए लेवल नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम पानी डाले ऊपर से, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने छोटे नहीं होते कि ये दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में आ जाए, ठीक है। तो जब पानी अगर डालोगे इसमें, मान लो 10 ml और पानी डालोगे तो 110 ml हो जाएगा ये, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो इतने ज्यादा छोटे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर इन 3 vessels are EA, EB, 3 vessels A B C, ऐसे मान लो A B and C are EA, EB and EC respectively. Arrange the temperature TA, TB and TC of particle of matter या particle of water in increasing order if EA is greater than EB is greater than EC। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो बच्चों। क्या है ये क्वेश्चन? कह रहे हैं 3 बीकर हैं आपके पास, तीन बीकर हैं, ए बी और सी। इसके अंदर क्या रखा है हमने? पानी को रखा है। इसके अंदर पानी डाल दिया हमने, इसको हीट किया। हमने कहा कि इसके अंदर जो एनर्जी है, इसके अंदर जो एनर्जी है उसको बोल रहे हैं EA, मतलब इस पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, इस वेसल ए के वाटर के पास जो एनर्जी है वो EA है, इसका EB है और इसका EC है। और इन्होंने कहा EA जो है वो EB से बड़ा है और EB जो है वो EC से बड़ा है। बहुत ध्यान से समझ लेना। मैंने कहा था जितना आप किसी चीज को हीट करोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और उसका उल्टा भी कहें तो जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पार्टिकल बहुत ज्यादा मोशन कर रहे होंगे और वहां का टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इसमें ज्यादा है, देख लो ध्यान से, यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब टेम्परेचर भी कहाँ ज्यादा होगा? इस वाले में ज्यादा होगा। बी में उससे कम होगा, सी में उससे कम होगा। तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ऑर्डर हमें बताना, तो टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा? यही सेम ऑर्डर होगा कि टेम्परेचर ऑफ बीकर ए, टेम्परेचर ऑफ वेसल्स ए, मतलब इस वाले वेसल में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा किससे? बी से, और इससे ज्यादा होगा किससे? सी से। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर। अगर एनर्जी सबसे ज्यादा ए वाले वेसल में है, ए वाले वेसल के वाटर मॉलिक्यूल के पास है, तो उसका टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अरेंज द सब्सटेंस in increasing order of force of attraction between their particle in water, sugar and oxygen। इसे बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अगर आपने अभी इसे ध्यान से देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों वाटर जो है वो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में मान के चलते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं बताया तो हम लिक्विड में मान के चलेंगे। शुगर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और जो आपकी ऑक्सीजन है वो गैसियस स्टेट में होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे और उसका स्टेट भी बदल जाएगा। सॉलिड के पास सबसे कम एनर्जी होती है पार्टिकल के पास, है ना, लिक्विड के पास उससे ज्यादा और गैसेस के पास उससे ज्यादा। तो जहां एनर्जी ज्यादा होगी, जहां ज्यादा मोशन होगा, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाता है। जहां पार्टिकल बहुत क्लोज होंगे, जहां पार्टिकल बहुत क्लोज होंगे, एक दूसरे से टच होंगे, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। और जहां पर पार्टिकल थोड़े दूर होंगे वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। तो पास होंगे तो पकड़ के रखेंगे। तो किसमें ज्यादा मजबूत कौन सी चीजें होती है? सॉलिड वाली चीज ज्यादा मजबूत होती है, ठोस जो चीजें होती हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर के अंदर होगा, क्योंकि शुगर जो है वो सॉलिड है, ठोस चीज है। ठोस चीज है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लिक्विड। ठीक है, लिक्विड कौन है? वाटर। तो वाटर में उससे थोड़ा कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैसेस में सबसे कम होगा, मतलब कि ऑक्सीजन। तो जब भी आपको 3-4 चीजें दी होंगी तो सॉलिड वाला चीज के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, और वाटर के थोड़े दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, और गैसेस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराया। ठीक है, सारे जो नोट्स हैं उसे बहुत अच्छे से नोट्स बनाया करो। सारा जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करा करो, रोक करके। जब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तो उसको अपने आप से करने की कोशिश करा करो। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते रहो। यहाँ पे नोट्स, फिर इसके बाद डेली प्रैक्टिस पेपर, उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, वन शॉट में सारी वीडियो को रिवीजन के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बोला था, फुल रेंज क्वेश्चन बैंक बोला था, उससे पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करने के बाद टेस्ट दो अच्छे से। क्लियर?